नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अयोध्या से खबर सामने आ रही है। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। तैयारियों का भी निरीक्षण कर लेंगे जायजा। तैयारियों का निरीक्षण कर लेंगे जायजा। जन्मभूमि के अलावा अमानीगंज, जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक का करेंगे निरीक्षण। तैयारियों का करेंगे निरीक्षण, लेंगे जायजा। जन्मभूमि के अलावा अमानीगंज, जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक का भी करेंगे निरीक्षण। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। तैयारियों का भी निरीक्षण कर लेंगे जायजा। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अभिनव आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं, वहां पर तमाम जगहों की निगरानी करेंगे और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बता दूं कि 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अयोध्या आएंगे और अयोध्या में भगवान राम के निर्माणाधीन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम होगा उसमें भगवान राम को विराजमान भी करेंगे। जी, और उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्वयं अयोध्या दौरे पर हैं, क्योंकि बड़ा एक भव्य कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम होना है, जिसके चलते तमाम जानकारियों का जायजा भी ले रहेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ तैयारियां उसके लिए की गई है? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है आज भी, और 22 तारीख को लेकर क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल बता दूं आपको कि एक तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रहा है, और इस दौरे की बात करें तो पूरे अयोध्या को बिल्कुल सील कर दिया गया। जो भी एंट्री पॉइंट थे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल तैयार किया जा चुका है, तो बाहरी गाड़ियां बिल्कुल आने नहीं दिया जा रहा है। और अगर कोई अयोध्या का यहाँ का लोकल निवासी है, उसको आधार कार्ड के दिखाकर ही अंदर आना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अभिनव, इसके अलावा जिस तरह से तैयारियों की बात कर रहे हैं, 22 दिन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज 9 तारीख हो चुकी है। ऐसे में तैयारियों की यदि बात करें तो क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है सड़कों पर, चौराहों पर? 22 तारीख को लेकर क्या विशेष तैयारियां हो रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल बता दूं कि अयोध्या का धर्म पथ हो, भक्ति पथ हो, जन्मभूमि पथ हो या राम पथ हो, सभी पथों को बिल्कुल दुल्हन के भांति एकदम बिल्कुल सजा दी गई है। जैसा हमारे पूर्वज बिल्कुल जैसा त्रेता युग की जो झलक रही है, कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या में जगह जगह पर पेंट्स लगाया जाए, भगवान के राम की रामायण कालीन दृश्य भी बनाए जा रहे। पूरी अयोध्या को बिल्कुल सजाकर बिल्कुल दुल्हन की भांति सजा दिया गया। जी बिल्कुल अभिनव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता अभिनव आनंद, जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री खुद आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों के साथ बातचीत करके आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस प्रकार जगह जगह का जायजा ले रहे हैं, और सुरक्षा के साथ ही साथ इंतजामात पर भी नजर मुख्यमंत्री खुद रख रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुरादाबाद में पूर्व कांग्रेस एमएलए के परिवार को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया है। बता दें कि पूर्व विधायक दाऊदयाल खन्ना के परिवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र मिला है, जिससे खास बात की, इस निमंत्रण पत्र में दाऊदयाल खन्ना की फोटो भी छपी है। इस वजह से उनका परिवार बहुत खुश है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को धन्यवाद ज्ञापित किया है। 6 मार्च 1983 में, जिस मीटिंग में आपके स्वर्गीय गुलजारी नंदा जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे और कई गण्यमान्य व्यक्ति थे। और इस मीटिंग के बाद जो है दूसरी मीटिंग दिल्ली में हुई थी,
उसमें भी ये मांग रखी गई। उसके बाद जो है अशोक सिंघल जी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वगैरह सब इससे जुड़े, और उसके बाद जो है धीरे धीरे सब ये मांग बढ़ती चली गई देश में, और उनका सपना आज साकार होने पे फिर और अपने साथियों के संग डिस्कस किया होगा, और वो जो है फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपनी पत्राचार विभिन्न स्तरों पे शुरू किया, और जो है ये मुजफ्फरनगर में इसकी उन्होंने वो रखी सुझाव। फिर साथ मिलता चला गया, पूरी उन्होंने हर उस पे स्तर पे अपने स्तर से जो भी हो सकता था तन मन धन से वो उसमें लग गए, और उन्हें जैसे कुछ सूझा ही नहीं। उन्होंने 3 मांग रखी थी, क्या कहते हैं, राम मंदिर की, काशी की और मथुरा की। मथुरा की ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 2 एसएलपी की सुनवाई होनी है। वहां ईदगाह मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में 2 एसएलपी दायर की हैं। बता दें कि ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में दाखिल विशेष याचिका में मांग की गई थी कि मथुरा जिला न्यायालय में ही सभी वादों की सुनवाई हो, जबकि हाईकोर्ट ने सभी वादों को खुद ही सुनने का आदेश दिया था। साथ ही एक एसएलपी ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, जिसमें हाईकोर्ट के एडवोकेट कमीशन के आदेश पर रोक की मांग को लेकर है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपीपीसीएल ने दिया राजस्व वसूली का लक्ष्य। विद्युत रीडरों को दिया है वसूली का लक्ष्य। हर महीने वसूलने होंगे कम से कम 1 लाख के बिल। हर महीने वसूलने होंगे कम से कम 1 लाख के बिल। यूपीपीसीएल अध्यक्ष आशीष गोयल ने जारी किए निर्देश। हर महीने की 22 तारीख तक पूरा करना होगा काम। 22 से 31 तारीख के बीच मीटर रीडर करेंगे बिल का कलेक्शन। हर महीने वसूलने होंगे कम से कम 1 लाख का बिल। 22 से 31 तारीख के बीच मीटर रीडर करेंगे बिल कलेक्शन। अगली खबर मथुरा से है, जहां स्कूलों में 9 से 10 जनवरी का शीतकालीन अवकाश कर दिया गया है। बता दें कि सर्दी के कारण सभी बोर्डों की कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। डीएम ने सभी स्कूलों को छुट्टी करने के आदेश दिए हैं। जालौन के कोतवाली क्षेत्र के द वेलनेस क्लब जिम का मामला सामने आया है, जहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों की गुंडई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने 50 से 60 छात्रों के साथ मिलकर जिम में घुसकर 3 युवकों की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 दिन पहले जिम में आने वाले युवक से मेडिकल परिसर में डॉक्टर कुलदीप से मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद जिम में घुसकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि सूचना पर पहुंची सीओ सदर पटना घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। हरियाणा की यमुनानगर में खनन कारोबारी के घर पर ईडी ने छापा मारा है। बता दें कि सुबह 5 बजे ईडी ने दस्तक दी है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा मीडिया में ईडी की टीम पहुंची। तो वहीं सोमवार को इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फर्जी रवाना को लेकर कई खनन कारोबारी ईडी के निशाने पर हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में बिल्डर निखिल चौधरी और उसके ड्राइवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि रविवार को रात को बिल्डर की सुरक्षा में तैनात 2 सिपाहियों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद सिपाही जगवीर के पिता घनश्याम की शिकायत पर केस दर्ज करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। गाड़ी चला था वो, जिसकी गाड़ी और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एएमयू में आईएसआईएस मॉड्यूल तैयार करने का मामला। तैयारी में लगे आमस अहमद और फराज गिरफ्तार। एएमयू में आईएसआईएस मॉड्यूल तैयार करने का मामला आया सामने। एटीएस ने किया फराज को गिरफ्तार। तैयारी में लगा आमस अहमद और फराज गिरफ्तार। अब्दुल समद मलिक ने कोर्ट में किया सरेंडर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कर रहे थे तैयारी। दोनों आरोपियों पर था 25-25 हजार का इनाम। तो आईएसआईएस से जुड़ा मॉड्यूल तैयार करने की जानकारी के बाद यह गिरफ्तारी की गई है।
और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये मामला सामने आया है, आईएसआईएस को लेकर मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे वहाँ पर उनकी तरफ से कहा जा सकता है कि आईएसआई की तरह का जो मॉडल है वो तैयार किया जाता है। जो रूपरेखा है देश विरोधी गतिविधियों को लेकर के वो पूरी रणनीति बनाई जा रही थी, उसको लेकर के जो यूपीएटीएस लगातार जो है कार्रवाई कर रहा था। लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था और 2 लोगों को देर रात जो है जब वो उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है उसके बाद यूपीएटीएस लगातार कह सकते हैं कि जो देश विरोधी गतिविधियाँ थी उन सभी लोगों को लगातार रैकी कर रहा था। रैकी करने के बाद उनको गिरफ्तारी जो है की है, लगातार उनसे पूछताछ की गई। फिर कहा जा सकता है कि दो लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। लगातार जो यूपीएटीएस है वो कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है और लगातार कह सकते हैं कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर 25 हज़ार का जो इनाम है वो पहले ही रखा जा चुका था। 2022 में मनोवैज्ञानिक स्नातक के जो छात्र थे ये लोग, और साफ कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से इन लोगों की जो संलिप्तता थी उसको लेकर के जब यूपीएटीएस को इसकी भनक लगी थी तो यूपीएटीएस ने अपने रैकी करना शुरू की। रैकी करने के बाद लोगों को हिरासत में लेकर के उनके ऊपर गिरफ्तारी की गई। लगभग 6 लोगों के नाम जो आए थे और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अब 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। लगातार कहा जाता है जिन लोगों की संलिप्तता और सामने आ रही है उन सभी की जो रैकी है यूपीएटीएस कर रहा है। यूपीएटीएस की तरफ से लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और साफ तरीके से कहा जाता है जिस तरीके से इन लोगों की संलिप्तता जो थी, देश विरोधी जो गतिविधियाँ थी उनको लेकर के ये लोग शामिल थे। और आरोपी जो है अब्दुल समद कोर्ट ने जो है कोर्ट में सरेंडर किया था और साफ तरीके से कह सकते हैं कि आरोपी जो फराज है, फराज को जो है यूपीएटीएस ने गिरफ्तार किया है और लगातार जो गिरफ्तारियों का दौर जो है देखा जा रहा है। 2022 से लेकर के अब तक जो गिरफ्तारी हैं वो की जा रही हैं। जिन लोगों की भी आईएसआई जो मॉडल बनाने की जो तैयारी चल रही थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो रूपरेखा जो उनकी बनी हुई थी किस तरीके से बना करके। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता शिवम, जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि आईएसआईएस मॉड्यूल की जानकारी सूत्रों के हवाले से लगने के बाद, मुखबिर के हवाले से लगने के बाद में कहीं ना कहीं एटीएस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देने की शुरुआत की थी, शिनाख्त करने की और जांच की जब शुरुआत की तो तमाम जांच के बाद में ये जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद दोनों ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आमस अहमद को गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले ही एक साथी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में लगातार एटीएस के द्वारा इस गिरफ्तारी के बाद भी जांच पड़ताल जारी है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली और सोनीपत बॉर्डर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क हादसे में स्पेशल स्टाफ में तैनात 2 सिपाहियों की मौत हो गई है। बता दें कि इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ में और एटीओ इंस्पेक्टर रणवीर सोनीपत तैनात थे, जिनकी सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। मुरादाबाद में श्री राम लिखे भगवा पटकों की भारी डिमांड हो गई है। बता दें कि 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके मद्देनजर भगवा पटके की भारी डिमांड बढ़ गई है। तो वहीं पटकाधारी विपिन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास 20,000 पटकों की मांग आई है, जहां मंदिर को लेकर लगने वाले भंडारों और अन्य कार्यक्रमों के लिए पटकों को भारी डिमांड पर रखा जा रहा है, उसकी डिमांड की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि भगवा पटकों को राम भक्त शोभा यात्रा के दौरान गले में पहनकर जय श्री राम का जयकारा लगाएंगे। देखिए, जय श्री राम का पटका बिकता तो एक जमाने से आता रहा है, लेकिन जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है भव्य रूप से, 22 तारीख को पटके की, जय श्री राम के पटके की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। यह पटका मेरे पास उस समय जिस समय ये कार्य शुरू हुआ था उस समय हुई थी, लेकिन अब आके डिमांड बहुत बढ़ गई है। 22 तारीख के लिए तो पटके की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है।
झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ईडी अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ईडी अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसी तरह के हमले की आशंका जताई है जैसा पश्चिम बंगाल में देखा गया था। उन्होंने पीएमओ, गृह मंत्रालय, ईडी निदेशक, झारखंड पुलिस और अन्य को ट्रैक किया है। साथ ही दावा किया गया है कि कुछ दिनों पहले 5 जनवरी को हमले के लिए जाल बिछाया गया था। मरांडी ने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस काम के लिए कुछ सुपारी गुंडों को काम पर रखा गया है। देखिए खास रिपोर्ट। बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर झारखंड में भी सियासत उफान मार रही है। बीजेपी नेता ईडी पर हुए हमले को लेकर सियासी निशाने हेमंत की सरकार पर साध रहे हैं, ये कहते हुए कि ईडी के अफसरों को झारखंड में भी फंसाने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी, मगर ऐसा हो ना पाया। तो वहीं हेमंत की सरकार के नेता ईडी के बहाने केंद्र पर सियासी निशाने साध रहे हैं। सियासी बयानबाजी पर बाद में आते हैं, मगर उससे पहले जरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो देखिए। बाबूलाल मरांडी लिखते हैं, ईडी अफसरों को झारखंड में फंसाने के लिए पूर्व में अनेकों कुचक्र रचे गए, जिसका उद्घाटन पुख्ता प्रमाणों के साथ हो चुका है। बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमले की पूरी तैयारी थी, लेकिन बंगाल की घटना के बाद भ्रष्टाचारियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। यानी सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी पर हुए हमले और साजिश का जिक्र करते हुए बीजेपी ने सीधे तौर पर यह दावा कर दिया कि ईडी के खिलाफ ऐसी ही प्लानिंग झारखंड में भी तैयार की जा रही थी। बकायदा जेल से इस षड्यंत्र के तार जुड़े होने और खुलासे के बाद दूध का दूध पानी का पानी होने का जिक्र किया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जेएमएम कैसे वार पर पलटवार कर रही है, अब वो भी सुनिए। इसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी। सभी जगह पैसे पकड़ा रहे हैं, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ पकड़ा रहे हैं, स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। गरीबों का चावल भी बेच दे रहे हैं, कट मनी, सट मनी, इसका जो है बंगाल में आपको पता है कैसा है। उसी तरह से तमिलनाडु में आपने देखा कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही करप्शन का चार्ज लगा दिया। तो पूरे जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सभी परेशान हो गए हैं। माननीय मोदी जी का जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा है वो सक्सेसफुल नारा हो रहा है और उस पर जनता उनको समर्थन दे रही है। इस कारण से ये समस्या चल रही है और ये केवल महीने 2 महीने की बात है। जब मोदी जी तिवारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये जितने चोर हैं सभी घर के अंदर चले जाएंगे। प्रकरण हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं दिन में क्या हो रहा है। पूरे देश में इस तरह का प्रकरण चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार जनता पर समर्पित है, जन भावनाओं का आकांक्षा देकर काम करते जाए, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हम कहना चाहेंगे। जवाब क्या है, संवैधानिक नियम के अनुसार ही होगा। हम तो कोई पत्थर और ढेला की बात नहीं करेंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर हमको लगता है कि हमारे पास अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं, यही बात हो सकती है। इसलिए हम संविधान पर विश्वास करते हैं और संविधान में जो हमें ताकत दिया उसी आधार पर हम काम करेंगे। हमारी है कि हमारे यहाँ पर सरकार में आज भी हम कहते हैं संख्याबल ही देखा जाता है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 100% ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, थे और आगे भी रहेंगे। ये झारखंड की जनता ने जनादेश दिया है, किसी के रहमो करम पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बना। हम झारखंडियों की इच्छा थी, हम झारखंडियों की चाहत थी और उसी का प्रतिफल है एक युवा मुख्यमंत्री, देश का सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना। तमाम कोशिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन न हम कोशिशों से घबराएंगे न षड्यंत्र से घबराएंगे। हम तमाम चक्रव्यूह को भेद कर और इस कार्यकाल को तो छोड़ दीजिए, आने वाले 2-3 कालखंडों तक किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए जनादेश तो बिल्कुल मिला था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, पर क्या यह जनादेश यहाँ आदिवासी मूलवासी जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश अवैध खनन का नंगा नाच करने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश उनको जमीन की 10,000 करोड़ का रांची ही सिर्फ एक जिले की बात करें तो लूट कराने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश उनको अपने कार्यकाल के 10,000 इलीगल ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के लिए मिला था? क्या उनको यह जनादेश अपने ही रिश्तेदारों को और अपने ही सगे संबंधियों को लीज देकर उपकृत करने के लिए मिला था? मुख्यमंत्री जी ने जनादेश का अपमान किया है और हमारा मानना है। खैर, ईडी पर हुए हमले से
पहले ही सियासत झारखंड में हावी हो रही थी, मगर अब इस हमले का असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन मामला बड़ा है। ऐसे में हेमंत के खिलाफ जांच की आंच के बीच इस विवाद पर सियासत क्या रंग लेती है, देखना बाकी है। मगर इतना जरूर है कि बीजेपी ये जतलाने की कोशिश कर रही है ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में हेमंत डरे हुए हैं और ईडी खतरे की जद में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।